एक बार फिर हमें एक ऐसे स्वामी जी से मिलने का मौका मिला है। हमारा जो पूरी दुनिया में हम मानते हैं बच्चे का जन्म जब वो माँ के पेट से बाहर आता है, लेकिन ओशो इस पे कुछ अलग बोल रहे हैं। ओशो बोल रहे हैं कि नहीं, पहले समाज में जैसे सबके कच्चे घर थे तो कोई कंपटीशन नहीं था, सब बैलगाड़ी से चलते तो कोई कंपटीशन नहीं था। आज कंपटीशन बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों को पता नहीं होता कि हम इस टाइम चैलेंज से निकल रहे हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंश्योर ओशोनिक एजुकेशन की इस यात्रा में चलते चलते आज हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां हर एक इंसान की फर्स्ट स्टेज की एजुकेशन स्टार्ट होती है, जिसको हम स्कूल बोलते हैं, स्कूलिंग। और इस स्कूल की सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्कूल को जो चला रहे हैं, जो डायरेक्टर है इस स्कूल के, वो ओशो के पिछले 20 साल से फॉलोवर है और ओशो की देशनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से इस स्कूल को उन्होंने चलाने की कोशिश करी है। तो आइए मिलते हैं स्वामी प्रेम साक्षी जी से, जो कि पिछले 20 साल से ओशो की देशनाओं के हिसाब से बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनकी एजुकेशन कर रहे हैं। तो स्वामी जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस ओशो की यात्रा, जिसको हमने इंश्योर ओशोनिक एजुकेशन नाम दिया है। और इस यात्रा में हमारे साथ जो हमेशा हैं स्वामी जीवन क्रांति जी और मैं नीरज, हम बातें करेंगे कुछ ऐसी जो बच्चों के लिए आगे भविष्य में शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा हम उनको बता सके। तो स्वामी जी प्लीज़। जी, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ओशो से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई, मतलब ओशो से आप कैसे मिले? ये 97 की बात है। मेरे बड़े ब्रदर जो हैं ओशो को पढ़ते थे और ओशो धारा से जुड़े हुए। ठीक। तो वो किताबें पढ़ता था मैं, ओशो वाली वगैरह आती थी इस समय। तो ओशो से मैं प्रभावित इसलिए हुआ कि एक बार मेरे मौसेरे भाई भी हैं, जी। तो उनकी कार में कुछ आवाज़ सुनी मैंने, ओके। और ऐसी आवाज़ सुनी जो उससे पहले मैंने ऐसी आवाज़ ने जो कशिश क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली उसके लिए। ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी थी, लेकिन वो मेरे उस आवाज़ को सुनते ही मेरे दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आया ना, मैंने मेरे उस मौसेरे भाई से, बड़े भाई से पूछा कि क्या ये ओशो की आवाज़ है? तो उन्होंने कहा हाँ ये ओशो की आवाज़ है। ऐसी प्यारी आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी। आपने कैसे महसूस किया कि ओशो की आवाज़? पता नहीं, मेरे अंदर से आवाज़ आई। मुझे लगा कि आवाज़ ओशो की होनी चाहिए और किसी के से आवाज़ होनी चाहिए। और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था उससे। ओके, मतलब एक बार फिर हमें एक ऐसे स्वामी जी से मिलने का मौका मिला है जिनको ओशो ने चुना है। बिल्कुल। कि अगर वो इस तरीके से अट्रैक्ट हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, तो डेफिनेटली ये आप दूसरे ऐसे महसूस कर स्वामी जी हैं जो जिनको ओशो ने चुना है। एक छोटा सवाल मेरे दिमाग पे आ रहा है आपके लिए कि आप शिक्षक भी हैं, ओशो प्रेमी हैं, ओशो फॉलोअर हैं, ओशो अनुयायी हैं। तो ओशो की दृष्टि में जो आज हम भारत देश में जी रहे हैं, रह रहे हैं, जो माहौल है, तो शिक्षा की दृष्टि में ओशो ने किस तरह में समझाया है कि और शिक्षा को हम किस तरह और अच्छा कर सकें और बेहतर बना सकें, और क्या मतलब आप योगदान समझते हैं ओशो का शिक्षा? मतलब उन्होंने बहुत कुछ बताया शिक्षा को लेकर, लेकिन आप हर एक इंसान के समझने की भी एक शक्ति होती है। तो आपके हिसाब से शिक्षा के अंदर ओशो का क्या महत्व योगदान है चीज़? शिक्षा जो ओशो के अनुसार, जो ओशो ने अपने जो देशनाएं दिए, ओशो कहते हैं कि भाई जो शिक्षक जो है एक्चुअली, जो हमारी जो एक शिक्षा का जो मेथड है ना, वो बहुत गलत है। तो मैं भी इसको कई बार महसूस करता हूँ कि जो रटवाने वाली जो पद्धति है या जो नंबरों की लड़ाई है, उस नंबरों की वजह से पेरेंट्स भी टेंशन में है, बच्चा भी टेंशन में है, और एक ऐसा माहौल हुआ पड़ा है पूरे समाज के अंदर ना कि एक हर जगह तनाव ही तनाव नजर आता है। एक हमारे नंबर की वजह से जी, जो कि कुछ काम में नहीं आता। किसी काम नहीं आता। हाँ जी, वो किसी काम नहीं है। मैं खुद इस बात कर जमा हूँ। तो जो ओशो का जो था ना मेथड की, वो बच्चा खुश रहे, वो जैसा वो पेड़ों पे चढ़े, वो नदी में तैरे, तालाबों में तैरे, वो पहाड़ों पे चढ़ाई करे, वो घूमे फिरे, मतलब उसको स्ट्रेसफुल जो है ना, जो स्ट्रेस है जीवन के अंदर, वो स्ट्रेस खत्म हो। और वो तब हो पाएगा जब हमारा बच्चा नेचर के करीब जाएगा, जब पेरेंट्स केवल नंबरों के लिए उस पर दबाव ना डालें। लेकिन शिक्षक की एक मजबूरी है आज के समय में, वो मजबूरी ये है कि इतना कंपटीशन बढ़ा रखा है, ऐसा माहौल, तो नंबरों का इतनी लड़ाई, कि हमारे जो मूल जो स्वाभाविक जो गुण है ना, वो खत्म होते जा रहे हैं। जैसे प्रेम, वो नहीं रहा, क्योंकि प्रतियोगिता जहाँ होगी वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। ओशो ने बोली है लाइफ
वहाँ ईर्ष्या पैदा होगी। हाँ बिल्कुल सही है। और ये स्वाभाविक है, ये हम भी महसूस करते हैं। हम कई बार कहते हैं कि भाई अब वो गाँव में प्रेम नहीं रहा, लोगों में प्रेम नहीं रहा। कैसे रहेगा प्रेम जब हमारी जो जो अंदर से जो डिमांड है वो डिमांड केवल पैसे की है ना, वो केवल पैसे के पीछे हम दिन रात सही बजाए। बात है। पहले समाज में जैसे सबके कच्चे घर थे तो कोई कंपटीशन नहीं था, सब बैलगाड़ी से चलते तो कोई कंपटीशन नहीं था। आज कंपटीशन बन रहा है सब चीजों को लेके, जो सुविधाएं मिल रही है उन आज स्वादिक जी जो मैं महसूस करता हूँ आज के इस दौर में कि वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, पूरा संसार एक गांव हो गया। वैसे तो पूरी दुनिया आपकी हो गई, लेकिन आप अकेले पड़ गए। सब कुछ लोग आपके साथ है, सोशल मीडिया है, टीवी है, ये है वो है, कि दुनिया भर के संसार। रियल में आ जाएंगे ना। एक्चुअल में इंसान आज अकेला है, वो रो भी नहीं सकता, वो तकलीफ में, और बहुत ज्यादा तकलीफ में, इतना ज्यादा तकलीफ में, उसे कोई तकलीफ है ना वो किसी को कह भी नहीं सकता। हाँ, तो इसमें अपन कैसे बदलाव ओशो के हिसाब से कैसे बदलाव जो है ना, बदलाव ऐसे होगा कि जो गलत जो हम जो कि चूंकि नींव ही गलत है, ओके, तो उस नींव से बदलाव करना होगा। बदलाव ऊपर से नहीं होता कभी, वो बदलाव नीचे से होता है। बदलाव ये हुआ कि ये जो सबसे जो एजुकेशन सबसे बेसिक चीज होती है जो इंसान को चेंज करती है, तो एजुकेशन के जो मायने हैं वो हमें बदलने पड़ेंगे। अभी वही रटने वाली पद्धति, सीखने वाली पद्धति नहीं है। वो बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या चाहता है इसकी परवाह किसी को नहीं। पेरेंट्स भी चाह रहा है बस वही नंबरों वाले। मतलब स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं तो बच्चे की ये नहीं जा रहे हैं बच्चे स्कूल, वो पेरेंट्स के लिए जा रहे हैं कि फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, ये नंबर लेके आएगा, वो नंबर लेके आएगा। तो आपके हिसाब से आप ये बोलना चाहते हैं कि ये नीति बदलनी सी, ये बदलनी सी, ये पूरी तरीके से फिर अपन बदलाव कर सकते हैं अपने आप स्तर पे। बदलाव भी आप शिक्षक हैं, हमें स्कूल चला रहे हैं जी, तो आप अपने लेवल पे आप इसमें क्या बदलाव कर पा रहे हैं कैसे? मैं एक छोटे से गांव में स्कूल चला रहा हूँ। हालांकि कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, मतलब कस्बा है, एक छोटा कस्बा है। तो मैंने मेरे स्तर से जितना चेंज करने की कोशिश की मैंने किया है। जैसे हम हमारे पेड़ में मेडिटेशन कंपलसरी रखते हैं। ओके, 10-15 मिनट का हम मेडिटेशन रखते हैं। ठीक है, और हम बच्चों को कभी कभी जंगल में भी ले जाते हैं घुमाने के लिए। नेचर से बनाते हैं। जी, ठीक है, और मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि अपने बर्थडे पे एक पेड़ आप जरूर लगाएं। बहुत बढ़िया। है ना। और जिनके घरों में पेड़ लगाने की जगह नहीं है तो गमला लगाएं, गमले में फूल लगाएं, क्योंकि वो जो खिलता हुआ फूल जो खुशी देता है इंसान को, वो किसी चीज से आप बाजार से फूल लेके आओ उसमें खुशी नहीं मिलेगी। तो क्रिएटिविटी, जैसे बच्चा पेंटिंग करेगा, है ना, गाने गाए, डांस करे, या कुछ भी जो उसे पसंद है। एक्चुअली जैसे मैं खुद एक बर्ड वॉचर हूँ, मुझे बचपन से पसंद था कि जंगलों में घूमूं, नहीं समय मिल पाया, अब मुझे समय मिला तो जंगलों में घूम रहा हूँ और आनंदित हूँ। बिल्कुल, मेरे जीवन का तनाव खत्म हुआ है। बहुत बहुत बढ़िया आपने समझाया हमें। स्वामी जी, एक छोटा सा मैं आपसे पूछना चाह रहा था बात कि जिस तरीके की शिक्षा पद्धति जो ओशो ने बोला है कि इस तरीके से होना चाहिए, और एज ए टीचर यू आर ऑल्सो रनिंग ए वेरी गुड स्कूल इस एरिया में, तो आपने ओशो की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट की हुई है पढ़ाई को लेके? पढ़ाई को लेकर के हाँ, जैसे हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि बच्चों पे दबाव कम हो नंबरों का, पहली बात जो। और उस चीज़ के लिए मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि आप इसलिए मत पढ़ो कि आपको नौकरी करनी है, आप पढ़ो नॉलेज के लिए जो आपको पसंद हो, उसके लिए। ये रटने वाली जो पद्धति है कि रट रहे हैं उसके लिए नहीं, आपको अच्छा लगना चाहिए, फ्री मूड से पढ़ो और अपने लिए पढ़ो, नौकरी के लिए नहीं पढ़ो। आपको नॉलेज अच्छी गेन करनी है क्योंकि आपको समाज में देना, आपको धर्म और राजनीति जो षड्यंत्र है तुमको समझने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, वो शिक्षा से हासिल हो। जैसे जो एक ओशो की बहुत फेमस लाइन है कि चीज़ों को मानो मत जानो, जानो। तो आप ये जानने वाली चीज़ पे अपने बच्चों का फोकस नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नंबरों के लिए लेकर के कभी मेरी लड़ाई रही नहीं, और मैं बच्चों पे इस चीज़ के लिए कभी दबाव नहीं डालता। मैं बस केवल एक बात बोलता हूँ कि जितना अच्छा आप कर सकते हो ना उतना अच्छा आप करो। आपके अंदर से फील आ जाए कि हाँ अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, वो आपके अंदर से आवाज़ आ जाए। स्वामी जी, अपन इसी बात पे अपन डिस्कस करते। मैं भी कुछ से पहले शिक्षा में क्रांति पढ़ रहा था, तो वो शो उसमें बता रहे हैं कि जो शिक्षा है, अपनी शिक्षा, वो मूल रूप से गर्भावस्था से पहले जब माँ और एक पेरेंट्स से शुरुआत करते हैं बच्चे की, तब से ही शुरू हो जाने चाहिए। साथ में जो गर्भावस्था के टाइम में तो 9 महीने का काल होता है, तो ओशो ने उस पर बहुत मतलब विशेष टिप्पणी की है, विशेष तरह से बोला है उस पर। तो वो थोड़ा सा आप बताओ दर्शकों को किस तरह से गर्भावस्था में माँ अपने बच्चे को शिक्षित कर सकती है या परिवार शिक्षित कर सकता है। हमारा जो पूरी दुनिया में हम मानते हैं बच्चे का जन्म जब वो माँ के पेट से बाहर आता है, लेकिन ओशो इस पे कुछ अलग बोल रहे हैं। ओशो बोल रहे हैं कि नहीं, वो जो बच्चा 9 महीने जो माँ के गर्भ में रहा है ना, वहीं से उसका जो है ना उसके लिए एक अच्छा वातावरण तैयार हो जाना चाहिए। आपके घर का वातावरण ध्यान में हो,
लोग मेडिटेशन करने वाले लोग हों, खुशनुमा माहौल हो, अच्छी बातें हो, नेगेटिविटी ना हो, कोई भी इस टाइप का माहौल ना हो जो उस बच्चा जो गर्भ में पड़ रहा है उस पर नकारात्मक असर पड़े। और ये अब वैज्ञानिक जो प्रयोग हैं उनसे सिद्ध हो चुका है कि जब बच्चा गर्भ में है तो उस समय जो आप माँ का जैसा मन है वैसा मन उसका प्रभाव उस बच्चे पे पड़ने वाला है। और जैसे कई बार कहते हैं ना, जैसे माँ बाप गुस्से में आके कि अपने बच्चों को डांटते हैं कि भाई ये बच्चा ऐसा है वैसा है, वो कहते हैं कि नहीं, उसके लिए उसकी माँ दोषी है, उस बच्चे का दोष नहीं है, क्योंकि उस गर्भ अवस्था के दौरान मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एजुकेशन जो स्टार्ट हो जाती है वो मतलब जैसा जनरली लगता है कि 5वीं क्लास से मतलब 5 साल के बाद से बच्चा स्कूल जाएगा तो स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है। वो पहले दिन से गर्भावस्था के टाइम से ही शिक्षा शुरू हो चुकी है, शिक्षा स्टार्ट हो चुकी है। बस उस टाइम पे उसकी जो शिक्षक है वो एक माँ है, वो परिवार है, वो माहौल है पूरा जो हम बच्चे को दे रहे हैं। तो इस पे बहुत अच्छे से समझाया और एक एक बहुत गहरे से समझाया। और चूंकि हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं हम, तो मैं एक्चुअली मैं खुद भी फिलोसफी का और हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, तो पढ़ा है मैंने इसके बारे में काफ़ी कि 16 जो संस्कार होते थे उसमें गर्भाधान एक संस्कार हुआ करता था। तो उसके लिए ये थी प्राचीन ऋषियों की व्यवस्था कि पति पत्नी संतान उत्पत्ति से पहले वो ध्यान करे, वो शुद्ध हो, उसके बाद में ही वो बच्चे का प्लान करे। और वो पूरी तरह से जब शुद्ध हो जाए ध्यान करके, भक्ति करके, जो भी है आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं, और उसके बाद में ये बच्चे के जन्म की तैयारी करते। तो ये पूरा का पूरा एक साइंस है। ये बीच के दौर में ये चीज़ें गायब हो गई, लेकिन ओशो ने इन चीज़ों को वापस पुनर्जीवित किया। स्वामी जी, इससे तो हमको यही फायदा होगा कि जैसे अगर इस तरीके से अपन बच्चे पैदा का प्लान करेंगे, बच्चा पैदा करने का, जी। तो उससे तो ऑटोमेटिक ही जनरेशन और आत्माएं अच्छे बच्चे पैदा होंगे, ज़्यादा विज्ञान पैदा होगा, ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे पैदा होंगे। स्वाभाविक पवित्र आत्मा, 2 पवित्र आत्माएं मिल रही हैं तो ही एक पवित्र आत्मा आ सकती है। अगर मतलब फिर मतलब आगे जाके एजुकेशन और इजी भी हो जाएगा। स्वामी जी, इस पे मैंने काफ़ी पढ़ा भी है, महसूस भी किया है, और पौराणिक साहित्य मैंने काफ़ी पढ़ा है। मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था तो मैंने रामायण महाभारत पढ़ी, तो उसमें भी इन चीज़ों का वर्णन है। एक्चुअली ये जो बातें हैं इनका सबका पूरे डिटेल से इन बारे में। जैसा एक बात मैं काट रहा हूँ, जैसे महाभारत में अपन एक वो है अभिमन्यु वाला जो है कि उसने गर्भ में रहते ही उसने वो चक्र तो घुसना सीख लिया था, दुग्ध वो सीख रहा था, मतलब वहाँ सिखा रही उसको वो जो इस तरीके से, मतलब इसमें वो मैंने पौराणिक साहित्यों में पढ़ा है कि पति पत्नी के बीच बहुत गहरा प्रेम है तो दिव्य संतान का जन्म तभी हो। बिल्कुल उसको उस तरह का माहौल अब वो मिलना चाहिए कि अब ओशो ने कहा है इस बारे में कि अब इस तरह के बुद्ध और मार्डिक इस तरह के व्यक्ति पैदा होना बंद हो गए, क्योंकि उस उच्च स्तर की आत्मा के जन्म लेने के लिए उच्च स्तर का गर्भ भी जारी नहीं। बिल्कुल ठीक बात। खुद ओशो ने कहा कि 700 साल पहले तिब्बत में उनका जन्म था, वेट करना पड़ा हो, तो उस स्तर का गर्भ नहीं मिल पाया। जो हम पौराणिक साहित्यों में पढ़ते हैं ना, जब भगवान विष्णु ये घोषणा करते हैं कि माँ मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, ये घोषणा एक्चुअली वही घोषणा है, वो जो अनलाइटेड पर्सन है वही घोषणा कर सकता है इस चीज में कि मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा। मतलब कोई भी एक रैंडम थिंकिंग, रैंडम हिसाब किताब रहने वाला इंसान एक महान आत्मा को जन्म नहीं दे सकता। खुद ओशो के जो माता पिता थे, ओशो ने कहा इस बात को कि मैंने अपने माता पिता को चुना इसलिए कि उनके बीच बहुत गहरा प्रेम था। मैं चाहता तो किसी अच्छे संपन्न आदमी को चुन सकता था, जबकि उनके ओशो के माता पिता बड़े गरीब व्यक्ति थे, कोई धनाढ़ व्यक्ति नहीं थे। तो भी ओशो ने उनको इसलिए चुना कि उनमें बहुत गहरा प्रेम था, और उस वजह से ओशो ने जो है अपने पिता के रूप में उनको चुना। साधारण आदमी का कोई होश नहीं होता, क्योंकि होश में वो मरता नहीं, बेहोशी में मरता है और बेहोशी में जन्म होता है। लेकिन अनलाइटेड जो पर्सन है या उच्च स्तर के जो साधक हैं, उनका जन्म उनकी इच्छा से होता है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ओशो ये कह रहे हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें माँ बाप को ज़्यादा फूल नहीं जरूरत नहीं कि हमने बच्चा पैदा किया है या हमने गर्भ धारण किया है, ये बच्चा ऐसा है, मतलब वो वही बच्चे को मतलब आने वाले है वही उनको चुनता है। बिल्कुल, ये ओशो कह रहे हैं। स्वामी जी, एक ऐसा सवाल मेरे मन में है जिसको मैं खुद से भी चाहता हूँ कि ये आज के टाइम जो यूथ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम का ये पार्ट है कि एक जो एज होती है, ये 13-14 साल की जो एज से लेकर 20-22 साल तक का जो एज है, इस एज में सब तरीके के परिवर्तन, चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं। अब उससे कुछ लोग सही डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, कुछ गलत में पहुंच जाता है, कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो उस टाइम पे नहीं होने चाहिए, या फिर कुछ ऐसे काम नहीं होते जो उस टाइम पे हो जाने चाहिए। तो इन सबसे रिलेटेड अपन इस एजुकेशन को अगर कनेक्ट करें इसमें, तो क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हम बच्चों को बता सकें कि या पेरेंट्स को गाइड कर सकें कि इस तरीके से हम इस उम्र में जो बदलाव आ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जाएंगे? जी, ओशो ने इस पे बोला है कि सबसे पहली जो है प्राथमिक जो शिक्षा है वो ध्यान की है। सबसे पहले तो
इसके अलावा कि बच्चों को है ना एनर्जी इतनी ज़्यादा है उसके अंदर कि वो ना तो वो बच्चा है, वो नौजवान है, बीच की अवस्था है, मध्य अवस्था है। तो फिजिकली और मेंटली हार्मोन बहुत चेंजेस होते हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा चेंजेस इस उम्र में होते हैं। तो अमूमन छोटी छोटी चीज़ों को लेके बच्चा परेशान रहता है। लड़कियों को तो फिर भी कुछ एजुकेशन या कुछ समझ माँ से या जो बड़े हैं उनसे मिल जाती है। यानी जो लड़के हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्हें किसके बारे में बताने वाला कोई फिर, तो उनके पास भटकने के ज्यादा तो उनके चांसेस ज़्यादा है भटकने, उनके ज़्यादा। और अगर हम देखें सोशल मीडिया पे या कहीं भी उटपटांग चीज़ें ही मिलेंगी सीखने को, ये सही बात। तो वहाँ भटकाव ज़्यादा होगा। अब बच्चा कब रह जाता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो उसे कुछ के जवाब नहीं मिल पाते। उस समय ज़रूरी है कि माता पिता उस बच्चे से प्यार से उसे पूछें, उसे वो बातें बताएं जो संकोचवश एक्चुअली हम नहीं बोल पाते अपने बच्चों को। उन्हें बताना चाहिए कि भाई इस एज में सबके साथ ऐसा होता है। फिजिकल चेंजेस भी होंगे, मेंटल चेंजेस भी होंगे, काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। तो माता पिता को थोड़ा इस जगह ना थोड़ा हेल्प करनी चाहिए। स्वामी किराती जी, जैसा कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में जानता हूँ कि आपके भी 2 बच्चे इसी एज के हैं जी, इसी एज ग्रुप के, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको क्या लगता है? जैसे स्वामी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, मैं एग्री भी करता हूँ, शायद सभी एग्री भी करेंगे। आपने पर्सनली क्या फील किया है इसको लेके? बिल्कुल चेंजेस बहुत आते हैं, बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों को पता नहीं होता कि हम इस टाइम चैलेंज से निकल रहे हैं। बच्चे तो बहते जाते हैं, कुछ होता जाता है, उनका पता नहीं, कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं गुस्सा है, तो प्रेम है, सब कुछ है। पर चैलेंज असली पेरेंट्स के लिए होता है। इस पर चैलेंज ये होता है कि पेरेंट्स की एज और बच्चों की एज भी एक जनरेशन गैप होता है। हाँ हाँ, और पेरेंट्स काफ़ी आगे हैं, बच्चे पीछे हैं, तो एक तो जो जनरेशन गैप है उसकी वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। दूसरी बात ये कि जब पेरेंट्स बच्चे से स्वामी ने कहा कि बात नहीं कर पाते, बात हो नहीं पाती, समय नहीं दे पाते, तब ये समस्या और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो स्वामी जी ने बताई वही है कि आपको बच्चे से हर चीज़ आपको डिस्कस करना है, अच्छी बुरी जो आपको लगता है, या फिर आपको रीड करना पड़ेगा बच्चे को। नहीं, बच्चे से डिस्कस करना जरूरी है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उससे पहले की एक स्टेज ये भी है ना कि बच्चा डिस्कस। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। तो जैसे मैं ओशो को पढ़ रहा हूँ, ओशो के साथ में जिया हूँ, तो ओशो के अनुसार अगर अपन चल रहे हैं तो ओशो कह रहे हैं कि बच्चे में जो एनर्जी है ना उसका यूटिलाइज होना चाहिए, यूटिलाइज सही दिशा में। जैसे बच्चा सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है उसको, कि बच्चा जो कर रहा है ना वो बच्चा बिल्कुल सही दिशा में जाए, और मेन बात है कि उसको कोई कोई चोट ना लगे, इस बात का ख्याल रखें। पेरेंट्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स इस एज में आके बच्चे के गार्ड बन जाते हैं कि कहीं बच्चा ये नहीं करे, कहीं बच्चा ये गलत नहीं करे, कहीं ऐसे ना करे। उससे बेहतर ज़्यादा चीज़ ये है कि बच्चे को उस टाइम खेलने दो जितना समय मिले, बस उस पर एक वॉच रखो अपनी, जिससे बच्चे को भी ना लगे कि मेरी निगरानी हो रही है। सिर्फ ये ख्याल रखें कि बच्चा कहीं अपने आप को चोट ना कर ले या कहीं कोई गलत रास्ते में ना फंस जाए, इतना देखें और उसको उड़ने दें, उसको खुला छोड़े थोड़ा। जब तक आप खुला नहीं छोड़ोगे इस एनर्जी को, जब तक उसको क्रिएटिविटी, खुद की क्रिएटिविटी आएगी, तब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते। और दो ही चैलेंज है माँ बाप। तो आप यही बोलना चाह रहे हो कि उनको फ्री छोड़ दो, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि वो कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, वो करे क्या, उस पे ध्यान नहीं देना। वो क्या कर रहा है वो क्योंकि खुद से करे, लेकिन कुछ भी गलत नहीं निकलेगा। जब बच्चा अपने नैसर्गिक रूप से कुछ करेगा ना तो वहाँ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसने परमात्मा ने उसको दिया है। हाँ उसको दिया, उसके अंदर एनर्जी है, बस वो सकारात्मक रूप से वो यूज हो जाए। अगर वो खुद करेगा सकारात्मक यूज होगी, इसमें कुछ नहीं है। बस थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है एज ए पेरेंट्स। लेकिन ये नहीं मालिकियत नहीं करने पर, जैसे अपन मालिकियत करते हैं इन बच्चों पे, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा गुस्सा, सबसे ज़्यादा तनाव बच्चे में तभी आता है जब 14 से लेके और 20 साल तक के बच्चे को मालिकियत होती है। और मालिकियत हम लोग क्या है कि बचपन से शुरू कर देते हैं कि बच्चे पे यहाँ रोकना है, वहाँ टोकना है, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। ये जो ना है ना ना उनके अंदर तक घुस जाती है और वो ज़िंदगी भर वो मतलब पचोटती है। इसी बात से रिलेटेड जो एक दूसरा क्वेश्चन है भाई, इसमें हमने पेरेंट्स वाला पार्ट तो एक बार के लिए बता दिया, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को कोई बात समझा रहे हैं, जैसे आपने बोला कि भाई बच्चों को ऐसे रखो, ये मत करो, खुला छोड़ो, ये करो, वो करो, वो तो हमारी पेरेंट्स की साइड की एक बात हो गई। कुछ चीज़ें तो हमें बच्चे में भी डेवलप करनी पड़ेगी ना, जिससे वो सब कुछ उन बातों को समझ भी सके। हमसे बच्चों को खुला छोड़ा है, उससे पहले की भी तो कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा जिसमें बच्चों को पता लगे कि हाँ हमें क्या करना है। उसके लिए यही है कि आप घर में एक तो प्रेमपूर्ण माहौल होना चाहिए, खुला पर हो चाहिए, आप आपस में गैप ही होना चाहिए। पेरेंट्स ने बच्चों में गैप जहाँ नहीं होगा, जहाँ प्रेमपूर्ण माहौल होगा, मित्रता होगी। ओशो ने बताया कि बच्चों को, अब बच्चों से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। अपने बच्चों को अपना मित्र बना लो, जितनी मित्रता, जितनी गहराई मित्रता में होगी उतना बच्चा आपके पास रहेगा, वो फिर वहाँ उससे गलत होगा ही नहीं।
जितना प्रेम आपस में रहेगा बच्चों में पेरेंट्स में, वहाँ गलत होगा ही नहीं, क्योंकि बच्चा फिर हर चीज़ में अवेयर रहेगा कि मेरे माँ बाप को क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, और हम किस तरह से कंफर्टेबल रह सकते हैं। क्योंकि हमसे ज़्यादा समझ बच्चे में होती है, ये तय है कि वो हमसे जवान है, हमसे फ्रेश है, वो नेचुरल है, हमसे ज़्यादा वो। ज़्यादा कंफर्टेबल जोन दे दिया बच्चों को तो नई चीज़ें भी तो नहीं निकल सकती ना। नई चीज़ों को निकलने की, अब जैसे शिक्षा है, शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ नया आता रहे। जी, वो आएगा बिल्कुल। तो जो सिस्टम भी शिक्षा तो देनी ही देनी है, शिक्षा को मैं रोकने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि बच्चे और माँ बाप के बीच में जो फ्रस्ट्रेशन, जो तनाव हो रहे हैं, और जो बच्चा गलत दिशा बना जाए, सकारात्मक कैसे रहे, उसके लिए प्रेमपूर्ण माहौल, ध्यानपूर्ण माहौल, और उससे मित्रता, फिर वो नहीं आएगी, ना कि फिर उनको छोड़ दो कि भाई तुम इतना करना करो, फिर नहीं आएगी तो फिर वो उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उनको कोई चांस ही नहीं दिक्कत आने का। स्वामी जी, चलो हमने इतनी सारी बातें करी है, इन सब में ये तो समझ आ गया है कि हाँ करना क्या चाहिए, ठीक है, कि जब बच्चा हम प्लान कर रहे हैं तब क्या करना चाहिए, जब बच्चा पेट में है तो क्या करना चाहिए, जब वो छोटा है तो क्या करना चाहिए, किशोर अवस्था में क्या करना चाहिए, ये सब डिस्कशन हमने कर लिए। लेकिन करने और कहने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज जिस तरीके की सोसाइटी हमारे चारों तरफ घूम रही है, तो बहुत सारे चैलेंजेस, हर एक चीज़ में चैलेंज मिले हैं। तो इस सब चीज़ों को हम बैलेंस कैसे करके चल सकते हैं कि भाई एक साथ तो बिल्कुल थोप ही नहीं सकते कि ये सब कल से शुरू कर दो। हज़ारों सालों से चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, अब इनको अगर हमें सही तरीके से बदलाव लाना है तो एक बैलेंसिंग हिसाब किताब में हम चीज़ें कैसे बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें उसके लिए मतलब क्या व्यवस्थाएं हैं? इसकी ना छोटे छोटे तरीके अपनाने पड़े, क्योंकि बदलाव एक साल हुई होता कभी। हाँ बिल्कुल सही बात हो। और एक्चुअली स्कूल उसका सबसे बड़ा जो है ना प्लेटफॉर्म है चेंज करने का। तो जैसे मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा कि जो स्कूल में प्रेयर होती है, उस प्रेयर के साथ में 10-15 मिनट की जो मेडिटेशन है, ट्रिक्स है, ध्यान विधि, वो वहाँ होने चाहिए। ठीक है। और मैं करवा रहा हूँ पिछले 20 सालों से स्कूल के अंदर, है ना। जैसे एक लाख भाई छोटा सा ट्रिक ले लिया, ओमकार ले लिया, इस तरह से। अभी अल्टरनेटिव करवाते हैं, एक ही करवाते हैं हमेशा? ये कंटिन्यूस 2-3 मेडिटेशन के ट्रिक्स मतलब आज ये करवा लिया, कल वो करवा लिया, इस तरह बदल सिस्टम में ही है एक्चुअली। और फिर कभी कभार हम जो सन्यासी हैं हमारे, उनको जो अच्छे लेवल के साधक हैं, उनको बुलाते हैं, तो साल में 1-2 हम सामूहिक रूप से ध्यान करवा लेते हैं। प्लासिन मेडिटेशन है, और वो एक था, वो मैं नाम नहीं होगा उसका इस समय, जिब्रिस बहुत अच्छा महसूस होता है बच्चों को, जिब्रिस। ये ऐसे ध्यान है कुछ जो ओशो ने तैयार किए हैं, जो आप बच्चों को करवा सकते हो, बच्चे खुश रहेंगे। एक्चुअली जब हम कई बार अकेले में होते हैं तो अपने अंदर से ऐसी अजीब सी आवाज़ें निकालेंगे, मन कुछ करने का रहेगा, मतलब खुलापन अपने आप, और बच्चा नेचुरल करता है उसको। जिब्रिस मेडिटेशन की आपको ध्यान है क्या, क्या इसकी हिस्ट्री है? जब पॉइंट हुआ है जब यूरोप में एक जब्बार नाम से एक सन्यासी थे, तो वो के जब उनको मतलब अनएक्टेड हुए हो, तो वो अनंत बातें करते थे। जैसे कोई उनसे पूछता था, कि सबको दिखता था एक आदमी जब अनएक्टेड होता है तो चमक अलग होती है, वो पता लग जाता है। तो लोग उनके पास आशीर्वाद देने जाते, या कुछ बाबा राम राम जैसे अपन एक सामान्य भाषा में बात करते, तो वो उल्टी बात करना था, मतलब कुछ भी बात कर ले जाता था इस तरह। तो ओशो ने मतलब जब उनकी स्टडी की, ओशो पढ़ते बहुत थे, जब बार उन्होंने पढ़ा, उनको देखा कि क्या टेक्निक है, तो ओशो ने एक ध्यान विधि कर दी, जो आज के मनुष्य के लिए, आज के बच्चों के लिए, और जो किशोर की जो बात कर रहा हूँ, उनकी जो एनर्जी को एक सेंट्रलाइज करने के लिए शानदार छोटी ध्यान विधि है। ओशो बताते हैं उसमें कि आप बैठ जाओ, और बैठ के आपको वो भाषा बोलनी है जिसको आप जानते नहीं। अगर आप हिंदी जानते हो, चाइनीज़ जानते, तो आपको चाइनीज़ बोलनी है। अब मैं कहूँ चाइनीज़ कैसे बोलूँ, मुझे जानते नहीं जानते, इसलिए बोलनी है। मतलब वो वर्ड यूज़ करने हैं जो आप नहीं जानते, और आँख बंद करके बैठ के आप और लगातार अनर्गल बोल रहे हो, कुछ भी हाथ में तो आप यूज कर रहे हो, और 5 मिनट लगातार आप बोलो, उसके बाद आप साइलेंट हो जाओ, मतलब चुपचाप हो जाओ, लाइन तो बैठो। बहुत अच्छी बात है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो भी इस कन्वर्सेशन को देख रहे हैं, कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई एसेसरी नहीं चाहिए, कुछ भी कोई कहीं भी बैठ जाओ, यहीं कहीं बैठ के किसी से कर सकते हो साथ में, तो ये जरूर ही करना आप लोग। तो स्वामी जी, हमने इतनी सारी अच्छी बातें करी, और जो एक सफ़र आप ज़िंदगी का जी रहे हैं, एक मतलब ऐसा जनरली एक बात है ये कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है तो एक टीचर की होती है, क्योंकि एक दिन में वो हज़ारों माइंड से मिलता है। इतनी सारी चीज़ों को संभालते हुए भाई, इतना सब बच्चों का ये टेंशन वो टेंशन, उसके बाद फिर ओशो जो कि अपने आप में समाज से हर टाइम सवाल करते रहता है,
आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी देशनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको समाज की साइड से भी कुछ कुछ चीज़ें झेलनी पड़ती होंगी। स्कूल में ये, घर पे भी, समाज में भी। तो फिर ये आप ओशो के साथ अभी तक जुड़े कैसे हैं? क्या मतलब इसके पीछे क्या राज है कि आप इतना सब कुछ चलाते हुए भी ओशो की देशनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं? दरअसल से है कि कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम जैसे वो गुरु की बात आई थी स्टार्टिंग में, मुझे ये लगता था कि मैं एक ऐसा सदगुरु चुनूं जो खुद मुझे ज्ञान दे, मुझे सिखाए, कि नाम के लिए गुरु ना बनाऊं कि मैं हमने जैसे हमारी परंपरा है कि हमने उसको गुरु मान लिया या उसको गुरु मान दिया। मेरा ये था कि कोई हमें सिखाए उन विधियों को। तो मैं मानता हूँ ओशो ने शायद मुझे चुना, है ना। तो आप वाली ओशो ने मुझे चुना शायद, ऐसा मुझे महसूस होता है। और मैं एक शिक्षक हूँ, स्कूल चलाता हूँ, तो ओशो के बारे में समाज के अंदर बहुत सी गलत धारणाएं, बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं। लेकिन मुझे लगा ये कि यार चाहे गलत धारणाएं हो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना वो 100% सत्य है। ये वही बातें बोलती है जो हमारे ओशो वही बातें बोल रहे हैं जो हमारे अंदर चलता है, लेकिन हम संकोच बस से समाज के डर से उन बातों को कह नहीं पाते। एक्सप्रेस बाकी बात वही है जो हमारे अंदर उठता है ना। हमने एक बाहर से एक कवच बना रखा है, एक अलग ही टाइप का। मतलब मैंने कई बार अपने यार दोस्तों से इस बात को डिस्कस किया कि हम ना बहुत से मुखौटे लगा के बैठे रहे। एक पत्नी के सामने एक मुखौटा अलग लगा रखा है, बेटे के सामने एक मुखौटा अलग है, समाज के सामने अलग है, हजारों तरह के मुखौटे। और यही तनाव का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप बाहर और अंदर एक हो तो आपको कोई मुखौटे की जरूरत नहीं। मतलब इन सारी चीज़ों को आप कैसे बैलेंस कैसे कर रहे हो? मैं जी ऐसे बैलेंस करता हूँ कि जैसे स्कूलिंग के बाद में मुझे जंगल घूमना पसंद है, तो मैं जंगल में घूमता हूँ। और जंगल घूमने के अलावा ओशो की एक विधि है ताओ। वो ताओ पुरानी विधि है, तो ओशो ने उसको पुनर्जीवित किया है। वो ओशो कहते हैं कि जब भूख लगे तब खा लो, जब नींद आए तब सो लो, और जो चीज़ें आपके किसी करने से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, वो जीवन आप जियो जो आपको पसंद हो। आप वही जियो जो आपको पसंद हो, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है। नेचर में एक घास का तिनका भी उसका जैसा दूसरा नहीं है। सही। और हम कोशिश करते हैं इंसान को एक फैक्ट्री, जैसे कोई फैक्ट्री चला रहा हो, फैक्ट्री नहीं जैसे निकलेंगे भाई सारे ऐसे हो वैसे हो, जो कि पॉसिबल नहीं। और तनाव सबसे बड़ा कारण है। तो मुझे जो पसंद है, और ये ओशो की वजह से मेरे अंदर बदलाव हुआ, वरना मेरे अंदर बड़ी कट्टरता थी। मैं बहुत कट्टर धार्मिक आदमी रहा हूँ, लेकिन ओशो की देशनाओं से ध्यान करने से अंदर इतनी करुणा जगी है कि अब मैं जो मुझे पसंद है और जिससे मुझे आनंद मिले, तो वो लाइफ में जी रहा हूँ। और उसका परिणाम ये हुआ है कि मैं खुश हूँ, तो मेरी वजह से बच्चे भी खुश हैं, और मेरे सारे फ्रेंड्स हैं वो सब खुश हैं, और सब ये कहते हैं कि आप बेहतर जी रहे हो, इससे बढ़िया जीवन नहीं हो सकता। और इन सब को आगे बढ़ाने के लिए भी आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं ऐसा कि से अभी स्वामी जी ने शुरू किया प्रोग्राम अभी नया ब्लैक, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जी मेरा बचपन से ये सपना था कि जब मैं किसी लायक हो जाऊंगा तो ज़मीन लूँगा है जंगल के आसपास, जहाँ चारों तरफ जंगल हो, पहाड़ हो, और वहाँ पेड़ पौधे लगाऊंगा और मेडिटेशन करूँगा। एक्चुअली मेडिटेशन वाला तो बचपन से था, ऐसा नहीं है कि ओशो से जुड़ने से मेरे को मेडिटेशन। हाँ ये है कि ओशो ने वो विधियाँ बताई हैं, बट कभी बहुत कैसे है? हाँ करना कैसे है। उससे पहले केवल मैं फिलोसफी का स्टूडेंट था, तो थोड़ा दास प्यास थी। एक प्यास तो बहुत गहरी थी बचपन से। ऐसा नहीं है कि ओशो से जुड़ने से प्यास पैदा हुई, प्यास तो बचपन से है, लेकिन ओशो ने उसको दिशा दी, अन्यथा वो जो प्यास है वो खत्म हो जाती कब की। तो ओशो ने मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, कि उनकी वजह से जीना सीखा है मैंने। ओशो ने हमें जीना सिखाया है, वरना जो दुनिया की भाग दौड़ है, प्रॉपर्टी बना लो, पैसे जोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरा इन चीज़ों में कतई इंटरेस्ट नहीं। तो जमीन ली है स्वामी जी मैंने, प्रॉपर्टी तो आप ही बना ही रहे हो तो सहज रूप में। एक तो आप बहुत ज्यादा तनाव से बनाओ या बेईमानी करो, छल कपट करो, और एक आप सरलता से बिना किसी को तकलीफ। जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसका भी आप कुछ ऐसा ही प्लान लेके चल रहे हैं? मेरा यही प्लान है स्वामी जी कि मैं वहाँ जो है ना 1500 की संख्या में कम से कम पेड़ लगाऊं, अलग अलग तरह के फूलों के पेड़ भी लगाऊं, अलग अलग टाइप। ये मेरा सपना है। और उसके साथ एक मेडिटेशन सेंटर भी हम बनाए। अभी तो छोटा सा मैंने वो बना भी लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे अलवर ज़िले में अभी इस अरावली के आसपास ना ऐसे जंगल या चारों तरफ पर ऐसा कोई सेंटर नहीं है। जबकि ये अरावली जो है हमारा अलवर, ये राजा भर्तृहरि जी की तपोस्थली जो पूरी दुनिया में विख्यात है। और भर्तृहरि महाराजा थे,
लेकिन अब जान को लेकर के कोई ऐसे मतलब ऐसे कुछ हो नहीं रहा है, तो मुझे कमी महसूस हो रही थी। तो गुरु की कृपा से वो जमीन मिल चुकी है, तो तो वहाँ कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। वेकेशन सेंटर का पेड़ पौधे लगाएंगे, हम बच्चों को ले जाएंगे, और जो थोड़े बहुत भी इच्छुक हैं लोग जिन्हें एक्चुअली सीख रहे हैं ध्यान, हम उन लोगों के लिए वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। नहीं चलो ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई। तो एक बार हम उस जगह को भी ज़रूर दिखाना चाहेंगे, आपकी जो आगे की कुछ प्लान आपने किए हुए उनको लेकर। तो स्वामी जी मेरे को लगता है कि हमने ऑलमोस्ट बातें कर ली है, और इसको और ज़्यादा नहीं खींच के आप कुछ आपकी साइड में जी ने इतना समय दिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे सा पॉइंट मेरे दिमाग में हो रहा था, अगर क्या घर की बात अपना हो कर सके तो। वैसे तो ये अपने आप ही बहुत टाइम से उस शो को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर भी एक अलग वो है, एक अलग आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की कि आप हर किसी को कुछ ना कुछ बता सकते हो। आपको ये सारी व्यवस्था देख के आपको लग रहा है कि कोई एक चीज़ प्रेम साक्षी स्वामी जी को कुछ ऐसे आप बता के जाना चाहो जो इम्प्लीमेंट करें हम इस स्कूल में? तो वैसे इनकी नज़रों में सब कुछ आया हुआ है, लेकिन वो होता है ना कि कुछ ना कुछ कभी आपको लगा हो कुछ कमी थी कि हाँ नहीं, कमी कुछ भी नहीं है। बसवान जी एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सुबह जो आप मेडिटेशन, आपके जो भी प्रेयर या मेडिटेशन जब भी कुछ करवाते हैं ना जी, रोजाना आप 1 या 1.5-2 मिनट का हास्य का प्रयोग डेली करवाया, रोजाना नियमित सुबह भी हो जाए 100%। जी मैंने एक्चुअली ऐसा करवाया है पहले, लेकिन जब भी बच्चे इतने 1500 बच्चे, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हंसते हैं ना, तो जो रास्ते भी जो लोग जा रहे हैं ना ये क्या हो गया, पागल हो गए तो नहीं कोई बात नहीं है, लोग आज से आफ्टर से उनको तस्वीर सो तो चलते ही यही है कि कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें दूर से देख के यही करते रहे कि यार ये क्या, ये पागल है कि क्या है हमारे। ऐसा दरअसल स्वामी जी एक अंतर्द्वंद चलता है बहुत पन में। अंतर्द्वंद ये चलता है कि शिक्षक जो है, जो व्यवस्था है समाज की, वो पहले से जो चली आ रही व्यवस्था है ना, उसको आगे बढ़ाने वाला एक कारक है। उसके माध्यम से वो जो पुरानी परंपराएं हैं वो आगे बढ़ती हैं, है ना। वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो केवल शिक्षक के माध्यम से ट्रांसफर हो रही है, आगे बढ़ रही है, वही मीडियम है उसके माध्यम से हो रही है। अब यहाँ दिक्कत यह आती है कि ओशो ने जो बोला है वो आपसे पहले पृथ्वी पे सिरे नहीं बोला। हाँ सही बात, ओशो ने वो बात बोला तो है, बोला पहले भी है, जो हमें समझ आ सके उस भाषा में, वो भाषा, वो भाषा, वो तरीके, वो जीने का जो अंदाज, वो जो है वो ओशो ने बोला है। तो अभी क्या है कि ओशो के बारे में समाज नेगेटिव है, क्योंकि लोग जो पढ़े हैं उठ पटांग जो चीजें हैं, पता नहीं क्या क्या गलत चीजें, और ना तो लोगों ने ध्यान किया और ना एक्चुअली ओशो को पढ़ा। अगर ओशो को पढ़ ले या सुन ले तो उनकी गलतफहमियां दूर हो जाए, बिल्कुल ठीक, वो गलतफहमियां जो है वो दूर हो जाए। तो मैं चूंकि एक शिक्षक हूँ, एक छोटे से कस्बे भी स्कूल चला रहा हूँ, तो मेरी कुछ मजबूरी है, मुझे ना चाहते हुए भी समाज की बहुत सी चीजें माननी पड़ेंगी क्योंकि मुझे स्कूल चलाना। बिल्कुल माना स्वामी जी, वो जरूरी भी है, लेकिन जितना आप समाज का ध्यान रख रहे हैं उतना आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ओशो ने आपको चुना है। तो ये बड़े रास्ते से आप बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते, कुछ समाज से तो लड़ना है। ओशो 20 साल में आपको ओशो ने यही तो सिखाया कि समाज से लड़ो, उनको बताओ समाज जो है वो पुराना है, 100 साल पुराना समाज है, वो आने वाले 50 साल के लिए नहीं है, वो उस टाइम करना, वो चला गया। आगे हमें मशीनों से लड़ना है, हमें और चीजें करनी है, तो वो हमें आप उस चीज में भी थोड़ा ध्यान दो, इस पे भी वो करो कि मेरे को समाज के साथ साथ ओशो को भी आगे लेके जाना है, इसके जो देश है उनको आगे बढ़ाना। मैं कर रहा हूँ उसके लिए। जो मेरे बच्चे जो पास आउट हो गए, कुछ अच्छी सर्विस में है, समझदार बच्चे हैं, उनसे मैं मित्रवत व्यवहार ही होता है मेरा। मैं ये नहीं मानता कि मैं स्टूडेंट रहे, मैं बिल्कुल ऐसी दोस्त जैसा व्यवहार करता हूँ। तो मेरे बहुत से बच्चे बच्चियाँ जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं वो ओशो को पढ़ते हैं, और कई बच्चों को मैंने ध्यान सिखाया। मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती कि वो नई पीढ़ी आज ओशो को पढ़ रही है और उनमें चेंजेस हो रहे होंगे सर, उनमें चेंजेस हो रहे हैं। इस बात की चाहे वो धीरे धीरे हो रहा हूँ, लेकिन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और कोशिश यही है। अब चूंकि मैं खुद वैसा जीवन जी रहा हूँ, तो मेरे जो बच्चे हैं, आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, अच्छी चीज़ के लिए भी और बुरी चीज़ के लिए भी है। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या देना है समाज। तो सोशल मीडिया के माध्यम से सॉन्ग मैं रेगुलर जो है मेरी पोस्ट है, नेचर को लेके, मेडिटेशन को लेके, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर के मैं रेगुलर पोस्ट कर दूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था। ठीक है स्वामी जी, आनंद आ गया बैठने में, बात करेगा आपके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी स्वामी, थैंक यू। आपको भी धन्यवाद, आप ये हमारे पधारे और बड़ा आप आभारी हो आप इस चीज़। माय प्लेजर।